तो इस कहानी के शुरू में हम एक फिशरमैन को देखते हैं, एक मछेरे को जो मछलियाँ पकड़ता है। वो समुद्र में अपना मछलियाँ पकड़ने वाला नेट फेंकता है। ये काम उसने आज से पहले भी कई मर्तबा किया था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उसका नेट नीचे समुद्र में कहीं फंस गया, जिसे निकालने के लिए उसने समुद्र के अंदर जंप कर दी, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया क्योंकि मछलियों के एक बहुत बड़े ग्रुप ने उसे घेर लिया था। यही जर्मनी में अब हम लाइट हाउस में बैठी चार्ली को देखते हैं, जिसे अचानक समुद्र से कुछ गलत सिग्नल मिलने पर वो अपने एक साथी के साथ समुद्र के अंदर जाती है, जहाँ उसे अपना मेरीन ट्रैकर एक फिशिंग नेट के अंदर फंसा दिखता है। और सीन यही से कट होकर अब कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लियोन, जो कि व्हेल फिश के ऊपर रिसर्च करता है, वो समुद्र के किनारे आया है क्योंकि एक बहुत बड़ी जख्मी व्हेल उन्हें समुद्र के किनारे मरी हुई मिली है। लोकल फिशरमैन के मुताबिक इस व्हेल ने उनकी बोट के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के चक्कर में ये व्हेल उनसे जख्मी हो गई। दोबारा जर्मनी के अंदर हम चार्ली को देखते हैं, जो अब समुद्र के अंदर एक नया मेरीन ट्रैकर लगा रही है ताकि वहाँ रहने वाले सभी जानवरों के ऊपर वो नजर रखे और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके। यहाँ कनाडा में लियोन व्हेल्स के एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रेस करता है और इसके बारे में अपनी दोस्त को भी बताता है, जो कि टूरिस्ट को समुद्र की सैर करवाती थी और व्हेल्स दिखाती थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो टूरिस्ट वाली बोट समुद्र के दरमियान ले जा चुकी थी। लियोन भी अपनी बोट लेकर समुद्र के दरमियान जाता है और दो व्हेल्स को नोटिस करता है। सारे टूरिस्ट भी उनके सामने मौजूद व्हेल की जंप्स को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उस व्हेल ने अजीबोगरीब तरीके से उस बोट के ऊपर ऐसा हिट किया कि वो दो हिस्सों में टूट गई और सभी टूरिस्ट पानी के अंदर चले गए। लियोन, जो इन लोगों को इस बारे में पहले से ही इन्फॉर्म करना चाहता था, वो तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ता है और इन्हें रेस्क्यू करने लग जाता है, लेकिन इस सब में वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। सीन यहीं से कट होकर एक फ्रेंच रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर सी फूड को बनाया जा रहा था। एक शेफ बहुत ही महारत से एक क्रैब को काटने की कोशिश करता है, तभी उसके अंदर से एक अजीब सा व्हाइट लिक्विड उछलकर उसके मुंह पे गिरा। शेफ अपना मुंह धोकर दोबारा काम शुरू कर देता है। शाम तक वो ऐसे ही काम करता रहा, लेकिन शाम के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि वो मर भी गया। इसी होटल में काम करने वाले दो और शेफ की हालत भी अजीब तरीके से बिगड़ गई, जिन्हें भी आईसीयू लेकर जाना पड़ा। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। सभी इस रिसर्च में लग जाते हैं। साइंटिस्ट समुद्र की सतह से एक शिप के जरिए कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। ये सैंपल्स आइस फॉर्म्स के थे, ऐसे कीड़ों के जो बर्फ में रहते हैं। ये कीड़े पहले कभी नहीं देखे गए थे। लैब में जब इन कीड़ों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि इनके जॉ भी हैं और ये आम कीड़ों से कई ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लियोन एक फिशरमैन से मिला है, जिसने खुद व्हेल के बोट पर अटैक करने वाले इंसिडेंट को देखा था। वो लियोन और पुलिस को बताता है कि सिर्फ उसी बोट को नहीं, पिछले दिन उसने ऐसे कई हादसे देखे हैं जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी व्हेल्स बोट के ऊपर हमला कर रही थी। ये सुनकर लियोन बाहर निकलता है तो उसे वो शिप नजर आती है जिसे पहले रिसर्च के लिए समुद्र में भेजा गया था। इस मर्तबा शिप के निचले हिस्से से कुछ अजीब चीजें चिपकी हुई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लियोन उन्हें रिसर्च के लिए भेज देता है और यहीं पर एक और शिप को भी अब समुद्र के बीचों बीच भेजा जाता है, जिसके जरिए एक सैंपलर को समुद्र की सतह तक भेजा जाता, जब वही अजीबोगरीब वॉर्म्स पैदा हो रहे थे जिनके ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सैंपल कलेक्ट करने में ये लोग कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि शिप में होने वाली खराबी की वजह से वहाँ एक बहुत बुरा धमाका हुआ था। शिप और शिप में बैठे हुए लोग बच तो गए, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। यहाँ लैब के अंदर साइंटिस्ट पहले वाले पकड़े हुए वर्म्स के ऊपर ही रिसर्च करते हुए इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि इन वर्म्स में कुछ बैक्टीरियाज भी हैं और ये लोग आइस यानी बर्फ को खाते हैं। ऐसे बर्फ को खाते खाते ये लोग समुद्र की कई गुना सतह के अंदर जा सकते हैं। अब जर्मनी में जहाँ चार्ली पहले भी लाइट हाउस में थी, उसी लाइट हाउस के अंदर हम बहुत सारे अलर्ट्स नोटिस करते हैं, जिसे देखकर चार्ली भी घबरा गई। इससे पहले वो कुछ कहती, हमें समुद्र के अंदर अजीब सा एक भंवर दिखाई देता है जो अपने ऊपर चलने वाली बोट को अपने अंदर ही ले गया। इसके फौरन बाद हमें एक शहर दिखाया गया जहाँ पे ब्रिज पे दो लोग खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। लड़की अपने फ्रेंड के हाथ में पकड़ी हुई बुक उठाकर पानी में गिरा देती है। बुक के पानी में गिरते ही ये लोग एक अजीबोगरीब मंजर देखते हैं। एक ही वक्त में हजारों जेलीफिश समुद्र की सतह पर आ गई थी। यहाँ साइंस लैब के अंदर साइंटिस्ट अब उस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रही थी जो शेफ की बॉडी के ऊपर से इन्हें मिला था, यानी उस लिक्विड से मिला था जो क्रैब के अंदर से निकल कर उसके मुंह पे गिरा था। एक हैरान कर देने वाली बात इन्हें ये भी पता चलती है कि शेफ वाले हादसे के बाद कई लोग जिन्होंने उस रेस्टोरेंट को विजिट किया वो लोग भी या तो मारे गए या बुरी तरह बीमार हैं। यही हम देखते हैं
कि लियोन भी साइंटिस्ट से कुछ परमिशन मांगने के लिए आया है। वो उस व्हेल की ऑटोप्सी करना चाहता था और देखना चाहता था कि कैसे पोल्यूशन और इर्द गिर्द का माहौल उनके अंदर को चेंज कर रहा है और उनके बिहेवियर को इतना खतरनाक बना रहा है कि वो लोगों के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। बज़ाहिर तो लियोन को उस व्हेल के ऊपर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन उस व्हेल के ब्रेन के अंदर से लियोन को एक अजीबोगरीब किस्म का सब्सटेंस मिलता है, जिसे वो लैब में रिसर्च के लिए भेज देता है। यही साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि पेट्रोल पंप पे भी एक बंदा अजीबोगरीब तरीके से मर गया। उसकी अचानक की मौत इन सबको परेशान कर गई थी। रिसर्च करने पे पता चला कि वो भी उसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था जिससे शेफ इन्फेक्टेड थे। इसकी मौत के बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च की और अंदाजा लगाया कि अब वो बैक्टीरिया उस रेस्टोरेंट के वाटर सप्लाई सिस्टम के जरिए फैल रहा है। यहाँ लियोन को भी इस चीज की खबर मिलती है कि दुनिया के कई हिस्सों में यानी समुद्र की कई अलग-अलग जगह पर व्हेल्स ने शिप्स के ऊपर अटैक किया है। ये बात उसके लिए हैरान कर देने वाली थी। लियोन मैप पे दिखाई गई सारी जगहों को एक लाइन के जरिए मैच करता है और फिर एक पैटर्न बनने पे वो अंदाजा लगाता है कि ये व्हेल्स माइग्रेशन कर रही थी और माइग्रेशन करते हुए ही इनके अंदर अजीबोगरीब बिहेवियर पैदा हुए। लियोन इन चीजों की वजह जानने में देर नहीं लगाना चाहता था, इसीलिए वो खुद एक कैमरा लेकर पानी के अंदर जंप कर देता है। उसका मिशन था समुद्र की गहराइयों में सोती हुई व्हेल्स के ऊपर कैमरा लगाना, जो लगाने में वो कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जापान के लोगों को भी समुद्र की सतह से ऐसे ही बैक्टीरिया और फॉर्म मिले थे जिनके ऊपर लियोन की टीम रिसर्च कर रही थी, लेकिन उसके बारे में उन्होंने दुनिया वालों को नहीं बताया। यार लियोन की टीम लियोन के व्हेल के ऊपर लगाए गए कैमरा के जरिए ये देख पाते हैं कि समुद्र की गहराई में एक ऑयल कंपनी ने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था। वो लोग यहाँ से ऑयल निकालना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने समुद्र की सतह को बर्बाद कर दिया। सुबह होने पर अब एक और अजीब वाकया होता है। दुनिया के कई हिस्सों में समुद्र के किनारों पर एक बड़ी तादाद में क्रैब्स का झुंड आ गया है, जिनमें से कई क्रैब्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए लाया गया है। इन क्रैब्स के अंदर वही बैक्टीरिया मौजूद था जिससे वो शेफ इन्फेक्टेड हुआ था। ये लोग उस बैक्टीरिया को टेस्ट करते हैं और इन्हें मालूम होता है कि ये बैक्टीरिया ब्लड सेल को सबसे जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं। जर्मनी में अब लाइट हाउस के अंदर चार्ली को समुद्र से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जो उसने रिकॉर्ड भी की और उसे लेबोरेटरी में भी भेजा टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल्स ने इन आवाजों पे ज्यादा गौर नहीं किया, ये कहते हुए कि ये सिर्फ रैंडम शोर है। लेकिन फिर जब ऐसी ही आवाजों की खबर साइंटिस्ट को एक दो जगह से और मिली, तो फिर उन्होंने चार्ली के पास कुछ रिसर्च करने की इक्विपमेंट्स और एक पूरी टीम भेजी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ रिसर्च शुरू कर पाते, इन्हें एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है इस जगह को फौरन खाली करने का, क्योंकि समुद्र में एक खौफनाक सुनामी आने वाला था। रुकने का 1 मिनट भी नहीं था। ये लोग जल्दी से चार्ली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं और फिर दूसरी तरफ हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जिसमें लोगों को अब उस बैक्टीरिया के बारे में बताया जा रहा था जो तेजी से समुद्र से लोगों को मिला था और पानी के जरिए यानी वाटर सप्लाई के जरिए वो फैल रहा था। और यही बैक्टीरिया इंसानों को भी इन्फेक्टेड करके मारने की सलाहियत रखता है। यही बात लियोन भी जाके वहाँ पे मौजूद सभी फिशरमैन्स को बताता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम समुद्र को छोड़ दो। समुद्र में आया हुआ बैक्टीरिया इंसानों को मार रहा है। लेकिन फिशरमैन ये कहते हुए उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं कि हम हमेशा समुद्र में ही रहे हैं, ये साहिल ही हमारी दुनिया है, हम जमीन पे नहीं जाएंगे। इस सब के बाद हमें साइंटिस्ट की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट इसी वाकये के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से एक बैक्टीरिया पैदा हो और वो इतना जल्दी फैलने लग जाए। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये बैक्टीरिया जानबूझ के किसी और का फैलाया गया है, लेकिन कुछ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अपनी इस मीटिंग के बाद ये लोग अब गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि समुद्र में पैदा होने वाला एक बैक्टीरिया पूरी ही मैरीन लाइफ को इफेक्ट कर चुका है, यानी समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों के ऊपर हमला कर चुका है। जानवर तो इससे नहीं मर रहे, लेकिन जब वही जानवर इंसान खाते हैं तो वो बैक्टीरिया इंसानों को भी इन्फेक्टेड करने लगा है। सारे ही गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज को इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते और साइंटिस्ट से कहते हैं कि आप लोगों को हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने के लिए रखा है, प्रॉब्लम्स बताने के लिए नहीं। जिसके बाद अब ये लोग दुनिया की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो साइंटिस्ट इन लोगों की पूरी रिपोर्ट पढ़ती है और रिपोर्ट पे मौजूद रिकॉर्डिंग्स भी गौर से सुनती है और बताती है कि रिकॉर्डिंग्स कोई आम शोर नहीं है। उसे लग रहा था कि ये सारी आवाजें किसी ऐसी दुनिया से आ रही हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। उसकी ये बात सुनकर बाकी सब साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। तब वो साइंटिस्ट बताती है कि अंटार्कटिका में मेरी अपनी टीम ने ऐसे ही कुछ सिग्नल्स को कैप्चर किया था। इस साइंटिस्ट के अलावा एक जापानीज ऑफिशियल भी इन लोगों की ये रिपोर्ट ध्यान से पढ़ता है और उसे भी ये सब जानने के बाद लग रहा था कि वो आवाजें
कोई आम आवाजें नहीं है, बल्कि दुनिया पे आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। वो सब लोगों को ये बताता है कि साइंटिस्ट का ये एक्सपेरिमेंट दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा सकता है। यहाँ पर सभी साइंटिस्ट बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इन आवाजों का अंजाम क्या हो सकता है, इनके ऊपर कौन से खतरे आ सकते हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है। अब साइंटिस्ट को जो कुछ भी करना था वो आर्कटिक ओशन पे जाकर करना था, इसीलिए सब अपने घर वालों से आखिरी बार मिलते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा बैक्टीरिया अंटार्कटिका की एक वैली में है और ये भी हो सकता है कि शायद ये सारे ऑर्गेनिजम्स और ये सारे बैक्टीरिया वहाँ पे हजारों साल पहले से ही रह रहे हों और बर्फ में जमे हुए हों, ऐसे किसी को उनके बारे में पता न चला हो। ये लोग सफर पे निकल चुके थे, सभी एक शिप पे थे और सभी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे थे। एक रिपोर्टर भी इनकी शिप पे मौजूद थी जो हर किसी का एक छोटा छोटा इंटरव्यू ले रही थी। एकदम से शिप किसी ऐसी जगह से गुजरती है कि शिप के अंदर के सारे सिग्नल्स 1 मिनट के लिए इंटरप्ट हो जाते हैं और ऐसा होते ही सारे साइंटिस्ट अलर्ट हो जाते हैं। ये जानते थे कि अब इन्हें एक ऐसा सिग्नल मिलने वाला है जो हो सकता है उसी मिस्टीरियस ऑर्गेनिज्म ने भेजा हो जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं। इन्हें फाइनली समुद्र की सतह से कुछ सिग्नल्स भी रिसीव हो जाते हैं जिसके अंदर साइंटिस्ट एक बच्चे के रोने की रिकॉर्डिंग लगाकर उन्हीं सिग्नल्स को जमीन की सतह के अंदर वापस भेजते हैं। ये करने का मकसद उनका सिर्फ ये जानना था कि अगर समुद्र की सतह में कोई ऐसी स्पीशी रह रही है जो उनसे बात करना चाह रही है या वहाँ पर कोई दूसरी दुनिया बसती है तो वहाँ के लोग उनसे कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए। खाली सिग्नल्स पर ये लोग डिपेंड नहीं कर सकते थे। चार्ली और इनका एक और कलीग एक वाटर कैप्सूल में बैठकर समुद्र की सतह पर हर चीज चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते ही इनके साथ अजीब होता है, इनके कनेक्शन बोर्ड से खत्म होने लगते हैं, इनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है और इनकी कैप्सूल के अंदर भी अजीबोगरीब फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। चार्ली का साथ ही पोलन इस कैप्सूल को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने कैप्सूल की लाइट्स बंद कर देती है और उसे यहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद ये लोग अपने कैप्सूल को लेकर वापस बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। बोर्ड के नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट खुलता है और कैप्सूल इनकी बोर्ड के अंदर आ जाता है। जहाँ जाने पर अब सब लोग उनसे पूछते हैं कि नीचे आप लोगों ने क्या देखा। चार्ली का साथी बताता है कि उसने नीचे कुछ नहीं देखा, जबकि चार्ली कह रही थी कि उसने नीचे बहुत सी चमकती हुई रोशनी देखी है। अभी ये लोग ये बातें ही कर रहे थे कि इतनी ही देर में इनको समुद्र की गहराई से और सिग्नल्स रिसीव होते हैं जो बच्चे की रोने वाली आवाजों का जवाब था। यानी साफ जाहिर था कि नीचे अगर कोई क्रिएचर या स्पीशी है वो उनसे बात करने लगी है। वापस आने वाले सिग्नल भी बच्चे के रोने की आवाजों के ही थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस थे और साइंटिस्ट के मुताबिक इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया इंसानों को समझ पा रहे हैं और उन्होंने ही ऑल्टर करके यानी तब्दील करके ये मैसेज, ये सिग्नल उन तक पहुंचाया है। अब शिप के अंदर बने हुए ही पूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके पास चार्ली का वाटर कैप्सूल भी रखा था। यहीं पर वो जर्नलिस्ट भी थी और इधर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। एकदम से उसे पूल के अंदर बहुत सी रोशनियां दिखाई देती हैं और फिर वो पूल के अंदर ही गिर जाती है। जैसे ही साइंटिस्ट ये चीज देखते हैं तो वो फौरन इस लड़की को रेस्क्यू करते हैं और फिर टेस्ट करने में पता चलता है कि वो लड़की भी उसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गई है। और जब ये हुआ था तब एक और मर्तबा शिप के सभी सिग्नल्स इंटरप्ट हो गए थे। इन सारे सिग्नल्स इंटरप्शन के बाद उन्हें दोबारा समुद्र के अंदर रहने वाले उन स्पीशीज, उन बैक्टीरियाज की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ था और साइंटिस्ट के मुताबिक इस मर्तबा ये मैसेज समुद्र की गहराई से नहीं बल्कि उनकी शिप के अंदर से उन्हें रिसीव हुआ है। यहाँ साइंटिस्ट भी जर्नलिस्ट लड़की के इलाज में लगे हुए थे, जहाँ वो लोग अब उस लड़की के स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड निकालते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि उसके स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा फ्लूइड समुद्र में रहने वाले जानवरों के अंदर पाया जाने लगा था। साफ मतलब था कि उन बैक्टीरिया ने बहुत जल्दी उसके स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड को बदल दिया। डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब चार्ली भी उन्हें सच बता देती है कि जिस वाटर कैप्सूल के जरिए इस समुद्र के नीचे गहराइयों में गए थे उस वाटर कैप्सूल के ऊपर उसे बहुत सी रोशनी नजर आई थी और हो सकता है ये वही बैक्टीरियाज हों जो उन्हीं के वाटर कैप्सूल के जरिए उनकी शिप में आ गए हों, जिसके बारे में चार्ली का साथ ही इनकार कर रहा था। इस टाइम अब इन्हें समुद्र की सतह से एक और सिग्नल रिसीव होता है। ये एक ऑडियो फुटेज थी जिसमें समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से को दिखाया जा रहा था और कुछ इंसानों को दिखाया जा रहा था। जब सब लोग उन सिग्नल्स को देखने में लगे हुए थे, चार्ली पूल के पास खड़ी थी, जिस पूल के अंदर अब बहुत सारी लाइट्स चार्ली को देखने को मिल रही थी और वो सभी लाइट्स मिलकर अजीबो गरीब शेप्स बन रही थी।
यहाँ पर अब वो जापानीज ऑफिशियल जिन्होंने इन लोगों को इस रिसर्च की परमिशन दी थी वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए इनकी बोट पे आते हैं, जहाँ वो साइंटिस्ट का सारा किया हुआ वर्क देखते हैं और इस सारे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट ने हर चीज के रिजल्ट को फाइंड करते हुए एक थ्योरी बनाई थी, जिसके मुताबिक जमीन के नीचे रहने वाले वो सारे बैक्टीरियाज असल में एक कम्युनिटी है, किसी किस्म की स्पीशी है वो, जो इंसानों से भी हजारों साल पहले से यहाँ समुंदर की सतह में रह रही है। और वो लोग नहीं चाहते कि समुंदर में पोल्यूशन फैलाकर समुंदर को खराब किया जाए। उनका समुंदर के अंदर ये सारे बैक्टीरिया फैलाने का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान समुंदर को छोड़कर जरा दूर हो जाए और इस समुंदर को उनके लिए खाली कर दे, इसमें पोल्यूशन ना फैलाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि इंसान अपने सारे वाटर रिसोर्सेज को किसी दूसरी स्पीशी के हवाले कर देते। जापानीज प्रेसिडेंट भी इन लोगों से वो सवाल करता है, तब साइंटिस्ट जवाब देते हैं कि वो स्पीशी काफी टाइम से हमारे सिग्नल्स को आंसर कर रही है, मतलब वो हमसे बात करना चाहती है और हमारी बात को समझना चाहती है। ये मुमकिन है कि हम उनके साथ कोई ना कोई मुआहिदा कर लें, यानी सारे मसलों का हल निकाल लें। अभी ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ दूसरी साइंटिस्ट एक ऐसा केमिकल बना लेती है जिसके जरिए इन बैक्टीरियाज को मारा जा सकता है। ये लोग ये केमिकल पूरे समुंदर में भी डाल सकते थे, लेकिन इनका हेड साइंटिस्ट ऐसा करने से मना कर देता है। समुंदर में डालना तो इस केमिकल को दूर की बात, वो इस केमिकल को शिप के पूल में डालने के हक में भी नहीं था। लेकिन फिर ज्यादा लोग ये फैसला करते हैं कि वो ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सभी लोग शिप के पूल के पास खड़े हो जाते हैं और फिर उस केमिकल को उस पूल के अंदर डाला जाता है। देखते ही देखते वहाँ पानी में एक अजीब सा उभार आ जाता है। एक जोरदार चीख इन सबको सुनाई देती है, जिसकी वजह से शिप के सभी कांच की चीजें टूट जाती हैं। शिप के सारे फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि मशीनरी भी। और ऐसे ये लोग समुंदर के अंदर फंस जाते हैं। ये लोग अब यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, लेकिन तभी इन्हें पता चला कि अजीब तरीके से इनके इर्द गिर्द मौजूद बर्फ बहुत तेजी से इनकी शिप के करीब आकर उसे कैप्चर कर रही है। बाहर निकलकर ये लोग देखते हैं तो इनकी शिप के नीचे ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही थी, जो इनकी शिप को खींचकर किसी दूसरी जगह ले जा रही थी। शिप के कैप्टन घबरा कर शिप का इंजन ऑन करने की बात करते हैं, लेकिन इंजन अब ऑन नहीं हो रहा था। वो ये बात समझ गए थे कि पहले जब इंसानों ने पोल्यूशन फैलाया तब इन स्पीशीज ने पानी में इन्फेक्शन फैलाकर इन्हें सिर्फ वार्न किया था कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब जानबूझकर इन साइंटिस्ट ने उन स्पीशीज को मारने की कोशिश की थी, तो अब वो उनसे बदला लेने वाले थे। पानी में नजर आने वाला ये ग्लो वो स्पीशीज है जिन्हें इन साइंटिस्ट ने आर्क का नाम दिया था, जो अब शिप को इंसानों के कंट्रोल से बाहर करके कहीं दूर ले जा रही थी। यहाँ पर जापानीज प्रेसिडेंट हेड साइंटिस्ट से पूछते हैं कि हम पूरे समुद्र के अंदर वो केमिकल क्यों नहीं डाल सकते कि ये स्पीशी और मर जाए। तो ये साइंटिस्ट जवाब देते हैं कि अगर पूरी दुनिया की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उस केमिकल को बनाने में लग जाए तब भी इतना केमिकल नहीं बनाया जा सकता कि समुद्र में मौजूद इस अर्थ स्पीशी को मारा जा सके। इनके पास अब इंसानों को बचाने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन रह गया था कि ये लोग स्पीशी अर्थ की बात मानने लग जाएं। चार्ली अब जल्दी से उस जर्नलिस्ट की बॉडी को लेकर आती है जिसको इस अर्थ स्पीशीज ने इन्फेक्टेड कर दिया था। वो लोग इस बॉडी को पानी में फेंक देते हैं और स्पीशीज को ये बताने के लिए कि अब वो उसकी हर बात मानने को तैयार हैं, क्योंकि शिप के अंदर के सिग्नल्स तो काम नहीं कर रहे थे। जिस वाटर कैप्सूल के जरिए ये लोग उस जर्नलिस्ट को पानी के अंदर भेज रहे थे, उसी वाटर कैप्सूल में चार्ली खुद भी बैठ जाती है और फिर एक ऐसा लिक्विड अपने दिल के अंदर इंजेक्ट करती है जो लिक्विड इन स्पीशी की फैलाई इन्फेक्शन से बना था। ऐसा करने के बाद उसने अपने कैप्सूल के दरवाजे खोल दिए। वो नहीं जानती थी कि अब उसके साथ क्या होगा। उसके दरवाजा खोलते ही वो पानी के अंदर तैरने लगी और दूसरी तरफ इन स्पीशीज ने उनकी बोट को छोड़ दिया। बोट के इर्द गिर्द आए सभी बर्फ के टीले बोट से दूर हो गए और समुद्र के अंदर हमें चार्ली को दिखाया गया, जिसको लाइट्स ने अपने अंदर ऐसे कवर किया हुआ था जैसे वो उसका ख्याल कर रहे हों। जिसके बाद अब अगले सीन में हमें चार्ली को समुद्र के किनारे पे दिखाया जाता है। वो अभी भी जिंदा है और उसकी आंखें खुलने पर उसकी आंखें बिल्कुल उन्हीं स्पीशीज की तरह चमक रही हैं। मतलब चार्ली अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, उसने उन स्पीशीज के साथ दोस्ती कर ली है। और बस यही दिखाते हुए ये सीरीज यहाँ खत्म हो जाती है।